देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। नरेंद्र मोदी नए साल पर सुपर चार्ज हो गए हैं। 2024 नरेंद्र मोदी के लिए बहुत सफल रहा। लोकसभा चुनावों में हल्का से ब्रेक जरूर लगा, लेकिन मोदी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में जबरदस्त बाउंस बैक किया और इसी से मोदी को ऐसी एनर्जी मिली है कि उन्होंने नए साल पर अपना सबसे ज्यादा कठिन मिशन हाथ में ले लिया है। नरेंद्र मोदी हार्ड टास्क मास्टर हैं। उन्होंने आज तक देश के लिए और अपनी पार्टी के लिए वही काम किए हैं जो सबसे ज्यादा कठिन माने जाते थे। नए साल पर मोदी ने ऐसे ही एक कठिन काम को पूरा करने की ठानी है। अगर मोदी का यह काम सफल हो गया तो 27 साल के बाद मोदी की पार्टी को सफलता मिलेगी। ये काम क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तकदीरें। ये नव युग है, ये नव भारत, हम खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम बदल रहे हैं तस्वीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। जिद है सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। हम 2025 में है। 21वीं सदी को 25 साल बीत चुके हैं, यानी 1/4 सदी गुजर गई है। क्या नए साल पर नरेंद्र मोदी बिल्कुल एक नए मिशन पर चल रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी का साल 2025 का यह नया मिशन बहुत मुश्किल होने वाला है? मोदी के इस नए मिशन के लिए विरोधियों ने किस तरह के कांटे बिछाए हैं? नए साल पर नरेंद्र मोदी का यह नया मिशन है क्या? नरेंद्र मोदी का यह नया मिशन जानने के लिए आपको नए साल पर प्रधानमंत्री के 5 दिन देखने होंगे। इन्हीं 5 दिनों से मोदी के इस नए मिशन की तस्वीर क्लियर हो जाएगी। 1 जनवरी को प्रधानमंत्री ने पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ से मुलाकात की। 2 जनवरी को नरेंद्र मोदी ने अजमेर के उर्स के लिए चादर भिजवाई। 3 जनवरी को पीएम ने दिल्ली में 4,500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का इनॉग्रेशन और शिलान्यास किया। 4 जनवरी को पीएम ने दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का इनॉग्रेशन किया और 5 जनवरी को मोदी ने दिल्ली में ही 12,200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज ही दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के एक नए सेक्शन का भी उद्घाटन किया। यानी 5 में से 3 दिन पीएम का फोकस राजधानी दिल्ली पर रहा। योजनाएं भी दी और सभाएं भी की। और इसकी वजह है दिल्ली के चुनाव, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम अब मिशन मोड में लड़ रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली में आखिरी इलेक्शन 31 साल पहले 1993 में जीता था। 1998 तक बीजेपी की सरकार रही, यानी अभी 26 सालों से बीजेपी सत्ता से बाहर है। पिछले 2 चुनावों से बीजेपी दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाई है। 2015 में 3 सीटें मिली, 2015 में 3, तो 2020 में 70 में से सिर्फ 8 सीटें मिली। देश की नई दिशा, आपके नेतृत्व में भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए मोदी के लिए दिल्ली का यह चुनाव जीतना नए साल का सबसे पहला और सबसे बड़ा टास्क और मिशन है। और इसकी बड़ी वजह है, मोदी ने देश को 2047 तक विकसित करने का सपना देखा है, लेकिन इस सपने में सबसे बड़ा रोड़ा है देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली को विकसित किए बिना देश विकसित नहीं हो सकता। दिल्ली भले ही इस देश के 140 करोड़ लोगों की राजधानी हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत पीछे है। दिल्ली का वायु प्रदूषण हर साल इंटरनेशनल हेडलाइंस बनाता है। पिछले 7 सालों से लगातार दिल्ली की हवा खराब है। 2018 से 2024 तक हर साल औसतन दिल्ली का AQI 185 से 225 के बीच रहा है, जबकि 100 AQI तक की हवा को ठीक माना जाता है। इसी तरह दिल्ली में लगातार ट्रैफिक जाम की वजह से हर साल 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 2030 तक नुकसान का यह आंकड़ा 98,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। दिल्ली का 2024-25 का सालाना बजट 76,000 करोड़ का है। सोचिए, दिल्ली के बजट के बराबर का नुकसान ट्रैफिक जाम से हो रहा है, तो ये तो चिंता की बात है ही। देश की राजधानी में वर्ल्ड क्लास तो छोड़िए,
नेशनल क्लास लायक भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दिल्ली में हर साल भारी बरसात में जगह जगह वाटर लॉगिंग हो जाती है और ऐसी जगहें बढ़ती ही जा रही हैं। 2020 में वाटर लॉगिंग स्पॉट 136 थे, अब 2023 तक ऐसे स्पॉट बढ़कर 308 हो चुके हैं। इसीलिए दिल्ली को विकसित करने के लिए मोदी को दिल्ली चाहिए। हम 2025 में है। 21वीं सदी को 25 साल बीत चुके हैं, यानी 1/4 सदी गुजर गई है। इस दौरान दिल्ली में नौजवानों की शायद 2 या 3 पीढ़ी जवान हो चुकी है। अब आने वाले 25 साल भारत के भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 25 साल भारत को विकसित राष्ट्र बनते हुए देखेंगे। अपनी आंखों के सामने विकसित भारत की ये यात्रा हम देख पाएंगे, हम उसके भागीदार होंगे। ये भारत को आधुनिकता के एक नए दौर से गुजरते हुए देखेंगे। इस गौरवशाली यात्रा में देश की राजधानी हमारी दिल्ली का कदम से कदम मिलाकर चलना बहुत जरूरी है। लेकिन यह भी हकीकत है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। 2025 का ये इलेक्शन केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी इस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर है। 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मंत्री जेल जा चुके हैं, जमानत पर बाहर चल रहे हैं। इसके अलावा फ्री वाली पॉलिटिक्स की हकीकत भी जनता समझ चुकी है। इसीलिए मोदी पॉलिटिकल स्कोरिंग में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। भ्रष्टाचार हटाना ये उनका मुख्य मुद्दा था, लेकिन आज इस पार्टी के ज्यादातर नेताओं पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। दिल्ली में शराब घोटाला किसने किया? आपदा वालों ने। दिल्ली में स्कूल घोटाला किसने किया? आपदा वालों ने। दिल्ली ने गरीबों के इलाज के नाम पर किसने जनता के पैसे लूटे? आपदा वालों ने। दिल्ली में प्रदूषण से लड़ाई के नाम पर किसने करोड़ों का खेल किया? आपदा वालों ने। इनका मूल एजेंडा था और इसलिए अनैतिकता के साथ कारनामे करने वाले लोग दिल्ली को आपदा बना करके, दिल्ली में आपदा ला करके, दिल्ली को आपदा में घेर करके तबाही की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन आज उनकी वो सारी बातें जो पार्टी के जन्म से पहले करते थे, सब कुछ धरा का धरा रह गया है। आपदा वालों के काम का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन इनके कारनामे बेहिसाब है। ये तब होता है जब नीयत में खोट होता है और निष्ठा जनता के प्रति नहीं होती। साथियों, ये आपदा वाले दिल्ली चुनाव में
अपनी हार सामने देखकर बौखला गए। मैं मनीष जी, संजय जी, सतेंद्र जैन जी, हमारी पार्टी के सबसे शीर्ष के नेताओं को इन लोगों ने जेल भेज दिया। हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए, इतना हम लोगों को तंग परेशान किया, हमारी पार्टी पे अत्याचार किए। हम सब लोग अभी अगस्त सितंबर में जेल से छूट के आए हैं, लेकिन हमने अपने ऊपर हुए अत्याचार को मुद्दा नहीं बनाया। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। प्रधानमंत्री जी से इस तरह के, प्रधानमंत्री जी से लोग उम्मीद करते हैं एक विजन देंगे देश के लिए, एक विजन देंगे दिल्ली के लिए, एक बड़ा काम देंगे, लेकिन वो बस केवल गाली। मैं उन गालियों में नहीं जाना चाहता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी इस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर ही नहीं लग रही, बल्कि यह भी साफ दिख रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल की फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स की भी एक्सपायरी डेट आ गई है। अभी तक केजरीवाल को इसी फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स ने बचाए रखा है। 2015 और 2020 दोनों ही चुनाव केजरीवाल इसी फ्री वाली पॉलिटिक्स की वजह से जीते। दिल्ली में बिजली पानी फ्री कर दिया और लोगों के वोट ले लिए, लेकिन इसका असर पूरी दिल्ली पर कैसे पड़ रहा है यह भी देख लीजिए। दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां 26,000 करोड़ रुपए के घाटे का दावा कर रही हैं। दिल्ली जल बोर्ड को हर साल 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और घाटा बढ़कर 73,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। इसी तरह से डीटीसी का कुल घाटा 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर इसी तरह से दम तोड़ रहा है। दिल्ली को ऐसे विकास की जरूरत है जो दुनिया के लिए अर्बन डेवलपमेंट का मॉडल बने। यह तभी हो सकता है जब दिल्ली में केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार काम करे। जिस आपदा सरकार के पास दिल्ली के लिए कोई विजन ना हो, जिसे दिल्ली की परवाह ना हो, वो दिल्ली के लोगों का विकास नहीं कर सकती। साथियों, आज भी दिल्ली को आधुनिक बनाने के लिए जितने भी काम है वो केंद्र की भाजपा सरकार ही कर रही है। दिल्ली में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, संस्थान और संस्थाएं हैं, उनका जिम्मा केंद्र सरकार के पास है। अब जैसे दिल्ली मेट्रो चप्पे चप्पे तक पहुंची, तो ये काम भाजपा की केंद्र सरकार ने किया। बीते एक दशक में दिल्ली एनसीआर में मेट्रो नेटवर्क दोगुने से भी अधिक हो चुका है। एक तरफ मोदी हैं जो 2047 तक देश को विकसित करना चाहते हैं, और यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक देश का एक एक राज्य विकसित न हो। इसीलिए मोदी चाहते हैं कि भले ही किसी राज्य का मुख्यमंत्री उनकी विरोधी पार्टी का भी हो, लेकिन देशहित और जनहित के कामों में वो मोदी के साथ सेम पेज पर हों। लेकिन दिल्ली में ऐसा केस नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं। मोदी अगर पूरब कहते हैं तो केजरीवाल पश्चिम, मोदी दिन कहते हैं तो केजरीवाल रात। एक तरफ मोदी हैं जिन्होंने देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। देश में प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को घर दिए हैं, 3 करोड़ लोगों को और देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया। इसी तरह से मोदी की एक और आयुष्मान भारत योजना भी दिल्ली में लागू नहीं है। मोदी चाहते हैं दिल्ली के गरीबों को भी उनकी योजनाओं का लाभ मिले,
इसीलिए दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गियों की जगह बने 1675 फ्लैट्स की चाबी उन्होंने 2 दिन पहले गरीबों को सौंपी है। टीडीए के माध्यम से गरीब और मिडिल क्लास के लिए घर बनाने का काम भी केंद्र सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के घर बनाने के लिए पैसा भी केंद्र सरकार देती है। और साथियों, अभी 2 दिन पहले मैं अशोक विहार में था। वहां स्वाभिमान अपार्टमेंट झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को दिए। आप एक काम कीजिए, दिल्ली के जिस जिस इलाके में झुग्गी झोपड़ी कच्ची आबादी जहां जहां है, ये स्वाभिमान अपार्टमेंट की फोटो लेकर के जाइए। स्वाभिमान अपार्टमेंट के लोग जो मैसेज दे रहे हैं वो वीडियो लेकर के जाइए और हर झुग्गी झोपड़ी को बताइए कि मोदी की गारंटी है आपको भी ऐसा ही पक्का मकान मिलेगा। बताएंगे, हर परिवार को बताएंगे। गरीब से गरीब मिडिल क्लास के लोग जिसके पास पक्का घर नहीं है उसको गारंटी देकर के आइए। मेरे लिए तो आप ही मोदी है। दिल्ली का यह चुनाव फ्रीबीज वर्सेस विकास का होने जा रहा है। इसीलिए मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों का फोकस गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस पर ही रखा है। मोदी जानते हैं कि फ्रीबीज की वजह से दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर दम तोड़ रहा है। मोदी जानते हैं कि अगर यह काम कर गया और इसमें केजरीवाल की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी जुड़ गई तो फिर काम हो जाएगा। उसके बाद हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इससे पहले से ही मोदी ने बाकी समुदायों को भी मैसेजिंग शुरू कर दी है और यह सब नए साल में हो रहा है। नए साल के पहले दिन मोदी दिलजीत दोसांझ से मिले। 5% सिख और 22% पंजाबी वोटर टारगेट हैं। इसके अलावा 2 जनवरी को मोदी ने अजमेर के उर्स के लिए चादर भेजी। दिल्ली का चुनाव आ रहा है जहां 12% मुस्लिम वोटर भी हैं। और यह भी मोदी का नए साल का नया मिशन ही है। असल में किसानों के आंदोलन की वजह से पिछले कुछ सालों से पंजाब की सिख बेल्ट में बीजेपी और मोदी से नाराजगी है। दिलजीत आज देश में नंबर 1 पंजाबी सिंगर और एक्टर हैं जो पूरे देश में टूर कर रहे हैं। उनसे बड़ा यूथ आइकन मोदी को मिल नहीं सकता। अभी तो यह सिर्फ कर्टसी मुलाकात हुई है, लेकिन हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगर आने वाले दिनों में यह मुलाकात सियासी भी निकल जाए। मैं सचमुच में साहबजादों का जो बलिदान है जी सर, लेकिन सिख परंपरा ने उसको जिस प्रकार से निभाया है जी अद्भुत है। मैं तो पंजाब में रहा हूँ तो मुझे मालूम है। माता गुजरी और 7 दिन तक लोग सोते नहीं, और सच्ची जमीन पे सोते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। मुझे खुद को बड़ा इमोशनल अपील करता था। हाँ जी, तो फिर मैंने यहाँ आकर के 26 दिसंबर को हाँ जी, वीर बाल दिवस मनाता हूँ। हाँ जी। और मैं देश के हर बच्चा को चाहता हूँ कि वो समझे कि कैसे वीरता होती थी जी सर, आस्था क्या होती थी। कच्छ के अंदर लखपत में गुरुद्वारा है। 2001 में जब भूकंप आया तो उसको काफ़ी नुकसान हुआ गुरुद्वारा को। गुरु नानक देव जी वहाँ रहे थे तो मुझे बड़ी गहरी चोट पहुँची। तब तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन मैं तब एक वॉलेंटियर के रूप में वहाँ कच्छ में काम करता था। अच्छा जी। भूकंप के 9 महीने के बाद मैं मुख्यमंत्री बना। जी सर। तो मैं कच्छ गया और मैंने पहला काम तय किया, मैं एक गुरुद्वारा को बनाऊंगा। बड़ी बात। लेकिन मैंने दूसरा तय किया कि मैं वैसा ही बनाऊंगा जैसा उस समय बना था। तो ऐसे लोग कौन मिलेंगे, तो मैंने बहुत ढूंढा मिट्टी कहाँ से मिलेगी उस प्रकार की। जी। आखिर को मैंने राजस्थान से कलाकारों को लाया, आर्टिस्टों को, और उनके बाद जैसा था वैसा बनाया सब। मोदी जानते हैं कि 4 जून के बाद के 6 महीनों में हालात बदल गए हैं।
4 जून को बीजेपी को 240 सीटें मिली तो प्रोपेगेंडा हुआ कि मोदी कमजोर हो गए हैं, बीजेपी बहुत वीक हो गई है। लेकिन सिर्फ 6 महीनों में ही मोदी ने ऐसा बाउंस बैक किया है कि विरोधी चारों खाने चित हो गए हैं। पहले मोदी ने विपरीत परिस्थितियों में हरियाणा जीता, फिर उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन करके महाराष्ट्र जीता और अब मोदी की नजरें पूरी तरह से दिल्ली पर हैं। पूरी कोशिश है कि 27 सालों से दिल्ली से दूर बीजेपी को सत्ता दिलाई जाए। बीते वर्षों में दिल्ली के लोगों ने देखा है, नॉर्थ ईस्ट में कमल खिला, पूर्वी भारत में उड़ीसा में कमल खिला, अभी हाल में ही देखिए पड़ोस में हरियाणा ने लगातार तीसरी बार भाजपा को पूर्ण बहुमत से चुना है। महाराष्ट्र ने भाजपा को इतिहास का सबसे बड़ा जनादेश दिया है। देश के लोगों ने भी लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई है। इसमें दिल्ली ने भी एक बार फिर हमारे सभी सांसदों को अपना आशीर्वाद दिया है और अब मुझे विश्वास है दिल्ली विधानसभा में भी कमल खिलने वाला है। मैं दिल्ली भाजपा के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं से कहूंगा, पूरी निष्ठा के साथ दिल्ली के हर मतदाता से मिलिए, उन्हें आने वाले वर्षों के लिए भाजपा के संकल्प से परिचित कराइए। मोदी जानते हैं कि इस वक्त उनके पास बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि दिल्ली में उनके पास बाउंस बैक का पूरा मौका है। आप कमजोर हैं, मोदी मजबूत हैं। अभी 6 महीने पहले ही मोदी के नाम पर दिल्ली ने 7 लोकसभा सीटें बीजेपी को जिताई हैं, लेकिन ये ट्रेंड तो पिछले 3 लोकसभा चुनावों से चल रहा है। बीजेपी दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें जीतती है, लेकिन विधानसभा चुनाव आते ही हार जाती है। बीजेपी को इस बार भी इसी बात का डर है। योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में है। अयोध्या से कुंभ और संभल तक हिंदू फोर्स तैयार है। 2025 का आखिरी युद्ध मिल्कीपुर में लड़ा जाना है। योगी ने सेना उतार दी है। क्या योगी कुंदरकी जैसा धोबी पछाड़ दाव मिल्कीपुर में भी लगा पाएंगे? क्या अखिलेश फिर चारों खाने चित हो जाएंगे? अगर इसका ट्रेलर आपको देखना है तो अयोध्या और कुंभ घूम आइए, संभल, काशी, मथुरा देख आइए, आपको सब समझ आ जाएगा। दो 2025 के पहले दिन 5 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। 13 जनवरी से 2.5 करोड़ हिंदू रामलला के दर्शन करेंगे। 26 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच 10 लाख भक्तों ने राम मंदिर की परिक्रमा की। हमारे रामलला की जय, हमारे रामलला की जय, अरे प्यारे रामलला की जय। 4 जनवरी को योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। 2025 का आखिरी युद्ध इसी अयोध्या में लड़ा जाएगा। मैदान मिल्कीपुर का होगा। मिल्कीपुर का मैदान फतह करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी सेना लगा दी है। कमान वो खुद संभाल रहे हैं। योगी ने लाइन क्लियर कर दी है। मिल्कीपुर का युद्ध राम की सेना और बाबर की सेना के बीच है। योगी ने ये भी बता दिया कि राम की सेना कौन है और बाबर की सेना कौन है। 2017 और 2022 में यूपी में राम की सेना जीती तो अयोध्या में 500 साल बाद राम मंदिर बना। प्रभु राम वर्षों के इंतजार के बाद भव्य दिव्य राम मंदिर में विराजे। अगर बाबर की सेना जीती तो क्या होगा, इसका नया सैंपल देख लीजिए। जो कभी राम मंदिर नहीं गए वो औरंगजेब के लिए रोज आंसू बहा रहे हैं। इसलिए योगी जब 4 तारीख को अयोध्या आए, बाबर प्रेमियों का पुराना सैंपल बताना नहीं भूले। वो पुराना सैंपल क्या था?
अयोध्या में राम भक्तों पर मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी। योगी ने अयोध्या में इंडोनेशिया के मॉडल की भी चर्चा की, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, लेकिन वो अपना पूर्वज राम को मानते हैं। ये सब बातें योगी ने अयोध्या में क्यों बताई? जब मिल्कीपुर का युद्ध लड़ा जाए तो हिंदू एकजुट रहे, राम भक्तों के 100% वोट बीजेपी को मिले। जो मुसलमान प्रभु राम को अपना पूर्वज मानते हैं वो भी बीजेपी को वोट दें। राम के वोट को और सॉलिड करने के लिए बीजेपी जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा होने पर भव्य कार्यक्रम भी करने जा रही है। राम मंदिर के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती भी मना रही है। 1947 में देश आजाद होता है, लेकिन सुशासन क्या होता है यह उत्तर प्रदेश के वासी नहीं देख पाए। इसका पहली बार एहसास लोगों को तब होता है जब प्रदेश में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करके अपनी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। याद करिए, उस समय भी उन्हें अस्थिर करने के लिए किस प्रकार से झुंड के झुंड अव्यवस्था फैलाने के लिए उतारू हो गए थे, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर उन्होंने अपनी सरकार को तिलांजलि दी श्री राम मंदिर निर्माण के लिए। आज वो सपना साकार हुआ है तो सरदेव बाबूजी की आत्मा को भी असीम शांति प्राप्त हो रही होगी कि उनका जो सपना था वो सपना साकार हुआ है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य आज संपन्न हो रहा है। यूपी के उपचुनाव में अखिलेश यादव को 7-2 से चित्त करने के बाद योगी आदित्यनाथ अयोध्या के 5 चक्कर लगा चुके हैं। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मिल्कीपुर के उपचुनाव की अहमियत उनके लिए क्या है। दरअसल योगी आदित्यनाथ के पास हिंदू वोट के 4 रिमोट हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी, संभल, जिनमें अयोध्या सबसे बड़ा रिमोट है, जिसकी तरंगे पूरे प्रदेश तक ही नहीं देश के कोने कोने तक पहुंचती है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट अयोध्या जिले का हिस्सा है। मिल्कीपुर अयोध्या मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर है। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को उतारा है। बीजेपी ने अभी कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। अवधेश प्रसाद का दावा है कि योगी चाहे जितना जोर लगा ले, 2024 में भी प्रभु राम का आशीर्वाद उन्हें मिला था और 2025 में भी मिलेगा। कौन प्रभु श्री राम का भक्त है और प्रभु श्री राम की कृपा किसके ऊपर है, ये जग जाहिर हो गया। उस समय जब 4 जून को नतीजा आया लोकसभा फैजाबाद का, जो प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी का है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे जो राम को लाए हैं राम उनको लाएंगे, लेकिन ये मामला उल्टा पड़ गया। राम उनको नहीं लाए, राम अवधेश प्रसाद को लाए, जो प्रभु श्री राम के सेवक हैं, जिनके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा है। तो योगी बाबा का ये कहना तथ्यों के विपरीत है। ये सारे देश और दुनिया में साबित हो गया है। और अयोध्या जनपद की जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, लोकसभा फैजाबाद, वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने इस बात का संकेत और संदेश पूरे देश और दुनिया में दिया है कि अब धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी। अवधेश प्रसाद इतने कॉन्फिडेंट क्यों है? मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ है। वो 6 बार यहां से चुनाव जीत चुकी है। बीजेपी सिर्फ 2 बार चुनाव जीती है। मिल्कीपुर में वोट गणित समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। दलित 1,20,000, यादव 55,000, मुस्लिम 30,000, जबकि ब्राह्मण 60,000 और क्षत्रिय 25,000 हैं। समाजवादी पार्टी ने दलित कैंडिडेट उतारा है। यादव और मुस्लिम हमेशा पार्टी के कोर वोटर रहे हैं। इसलिए अवधेश प्रसाद दावा कर रहे हैं कि योगी चाहे जितने चक्कर लगा ले, जीत साइकिल की ही होगी। माननीय योगी जी कई बार गए
हम समझते हैं कल गए थे 3 तारीख को, और मुझे जो जानकारी मिल रही है कि 8 तारीख को भी उनका कार्यक्रम लगा है जाने। माननीय जोगी जी अनेक बार जाएं, रोज पड़े रहें। 16 मंत्री पड़े हैं, माननीय जोगी जी 7 बार जा चुके हैं। तो जो हमने कहा कि एक मैथमेटिक का कैलकुलेटेड सिद्धांत है 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0, तो उनके जाने का कोई मतलब नहीं है और उनका वोट नहीं है। वोट तो हमारा है। मिल्कीपुर के आंकड़े भले ही समाजवादी पार्टी के पक्ष में हैं, लेकिन योगी नए आंकड़े बनाने में यकीन रखते हैं। 65% मुस्लिम बाहुल्य वाले कुंदर की अगर योगी जीत सकते हैं तो मिल्कीपुर क्यों नहीं। भगवान राम, बाबर, इंडोनेशिया, इसका भी जिक्र। राम को भी मानने वाले हैं, रावण को भी मानने वाले हैं। कि रावण को जो मानने वाले लोग हैं उनको राम को मानना चाहिए। उसको उन्होंने बाबर के रूप में बताने का काम किया। अवधेश प्रसाद जी पुराने नेता, तो उनको राम ने क्या बताया क्या नहीं बताया, अयोध्या की जनता ने क्या बताया क्या नहीं बताया, लेकिन वो गलत फहमी में जी रहे हैं। वहाँ अवधेश प्रसाद जी नहीं जीतते हैं, वहाँ परिस्थितियाँ जीतती हैं। अवधेश प्रसाद जी का वहाँ पर जो बोल रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतने वाली। अखिलेश यादव 2027 में पीडीए की सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। अखिलेश पीडीए में 85% वोट गिन रहे हैं, जिनमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़े सब शामिल हैं। लेकिन दावे और हकीकत में बड़ा फर्क है। इसे समझने के लिए अखिलेश यादव के पिछले 15 दिन की टाइमलाइन देख लीजिए। संभल में मुसलमानों को 5-5 लाख के चेक बांटे, आगरा में मुगल म्यूजियम बनाने की बात दोहराई, प्रयागराज कुंभ पर टीका टिप्पणी की, लखनऊ में शिवलिंग का मजाक उड़ाया। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहाँ पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। बात तो क्लियर है, 2027 के लिए उन्होंने सिर्फ मुस्लिम वोट पर फोकस कर लिया है। M+Y के पुराने फॉर्मूले पर ही वो चुनाव लड़ेंगे, सिर्फ मुस्लिम और यादव वोट के सहारे चुनाव में उतरेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ उन इलाकों में फोकस कर रहे हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक है। संभल हिंदू वोट का नया रिमोट है, वहां सनातन के पुराने तीर्थों का वैभव योगी बाबा लौटा रहे हैं। यम तीर्थ, जिसे संभल का 21वां तीर्थ माना जाता है, बाबा ने उसका भी भूमि पूजन करा दिया है। यम तीर्थ के विकास के लिए 1 करोड़ की राशि भी जारी कर दी गई है। नगर विकास विभाग की वंदन योजना के अंतर्गत इस तीर्थ को लिया गया था। आज से लगभग 3-4 महीने पहले गया था तीर्थ, और उसी के अंतर्गत प्रथम धनराशि आई है किश्त की। तो जो 68 तीर्थ और 19 कूप हैं, कुल 87 देव तीर्थ है, उसमें 21वें नंबर का यमघंट या यम तीर्थ है, जिसकी भूमि पूजन का कार्यक्रम आज माननीय मंत्री महोदय ने किया। इसके लिए कुल 1 करोड़ 18 लाख की धनराशि शासन से स्वीकृत हुई है। तीर्थ नगरी तो है ही संभल, और धीरे धीरे जब लोग आएंगे तो एक पर्यटन का भी महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। 18 से ज्यादा तीर्थ और कूप के पुनरुद्धार का काम चल रहा है। मुरादाबाद मंडल के मुस्लिम बाहुल्य जिलों में जहां पहले समाजवादी पार्टी की तूती बोलती थी, अब वहां सनातन का उद्घोष हो रहा है। धर्म संसद हो रही है, हिंदुओं के तीर्थों और पूजा स्थलों को वापस लेने की मांग जोर पकड़ रही है। संभल के जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है। मंदिर के निशान मिलने का दावा मजबूत दिखाई दे रहा है। सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक ना हो, इसके लिए योगी के विरोधी दिन रात लगे हुए हैं। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जामा मस्जिद से जुड़े केस की सुनवाई पर रोक लगाने और सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने की मांग की है। लेकिन योगी ठान चुके हैं, भगवान कल्कि की नगरी
तीर्थ नगरी बनेगी, उसमें बाधा डालने वाले रोक नहीं पाएंगे। यही बात धर्म संसद में साधु संतों ने भी कही। संभल के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि मंदिर निकल रहे हैं, संभल के प्रशासन को बदनाम करना चाहते हैं। संभल का प्रशासन ने मंदिर ऊपर से उठा के धरती में थोड़ी गाड़ दिया, मंदिर था तभी तो निकल रहा है और मंदिर तोड़े गए हैं, ये इतिहास बताता है। तो हम झूठ को हम कब तक छुपाएंगे? तो मुझे लगता है आज जो संतों ने यहाँ श्री कल्की धाम में एक चिंतन मनन और मंथन किया, चिंतन मनन और मंथन, संभल और सनातन, सनातन और संभल, सनातन से संभल का रिश्ता क्या है, सनातन से संभल का संबंध क्या है, और संबंध ये है कि भगवान का अंतिम अवतार, सनातन का अंतिम अवतार, श्री कल्की अवतार संभल की इसी पावन धरा पे अवतरित होगा। संभल और मथुरा के तीर्थ स्थलों का योगी तेजी से विकास करा रहे हैं। इससे 2027 में योगी मुरादाबाद और ब्रिज मंडल की सीटों पर जीत का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इस रीजन में मुस्लिम के साथ साथ दलित वोटर भी काफी ज्यादा संख्या में है। अखिलेश संविधान की किताब दिखाकर दलित वोट तोड़ना चाहते हैं। दलितों को सनातन के साथ जोड़ने के लिए साधु संतों की सेना इस मंडल में बाबा ने एक्टिव कर दी है। सनातन और संभल की ये जो गोष्ठी थी, ये गोष्ठी नहीं थी, ये सनातन धर्म की संसद थी। सनातन से ये भारत राष्ट्र है, सनातन हमारी संस्कृति है, सनातन हमारा धर्म है, सनातन हमारी परंपरा है। सनातन धर्म में सब बराबर हैं, किसी में कोई ऊंच नीच, छोटा बड़ा ऊंच नीच का भाव नहीं है, ना रंग के नाम पे, ना जाति के नाम पे, ना कोई भेद के, ना पैसा के, ना प्रतिष्ठा के नाम पे। सनातन धर्म जैसा जैसा व्यक्ति का चरित्र ऊंचा होता है उसको ऊंचा मानता है। आज प्रस्ताव पारित किए गए हैं, देश में एक नागरिक संहिता होनी चाहिए, देश में सख्त कानून बनने चाहिए। ये जो धर्म परिवर्तन चल रहा है, राष्ट्र को खंड खंड करने की जो साजिश चल रही है विदेशी ताकतों के द्वारा, इन विदेशी ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए देश में कन्वर्जन के खिलाफ कानून बनना चाहिए।